हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे भाई जेनजी का तो क्रेज अलग ही है। अगर हम बात करें नेपाल की, तो भाई जेनजी जो है ऑनलाइन प्रधानमंत्री भी तय करने लगे हैं। देखिए, नेपाल अब शांति की ओर है। खौफजदा 6-7 मंत्रियों ने भारत में शरण ली और काठमांडू एयरपोर्ट खुल गया है। एयर इंडिया और इंडिगो आज से अपना अपना फ्लाइट शुरू कर रहे हैं। और ऑनलाइन पोल में चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की सबसे आगे हैं। देखिए कौन बनते हैं वहां के प्रधानमंत्री। नेपाल में जेनजी क्रांति के तीसरे दिन हालात सामान्य होने लगे। बुधवार को कोई हिंसक घटना नहीं हुई। सेना ने पूरे नेपाल में गुरुवार और काठमांडू में शुक्रवार तक के लिए कर्फ्यू घोषित किए है। सेना के ही आग्रह पर जेनजी के पास 5,000 से अधिक युवाओं ने अंतरिम पीएम का नाम तय करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर 5 घंटे ऑनलाइन बैठक की। इसमें गैर राजनीतिक और निष्पक्ष चेहरे के रूप में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की पर सहमति बनी। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेन शाह और बिजली बोर्ड के पूर्व सीईओ कुलमान घिसिंग का नाम भी सुझाया। इसके बाद सहमति बनाने के लिए डिस्कॉर्ड पर ऑनलाइन वोटिंग शुरू की गई, जिसमें कार्की पहली पसंद है। सेना ने कहा है कि अंतरिम प्रशासन पर कार्की से चर्चा की जाएगी। सेना प्रमुख कार्की के नाम पर मुहर लगाते हैं तो वे नेपाल की पहली पीएम महिला प्रधानमंत्री होंगी। नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा कि वे जेनजी समूह के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं। हालांकि कोई भी निर्णय संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए लिया जाना चाहिए। इस बीच बुधवार शाम से काठमांडू एयरपोर्ट नागरिक उड़ानों के लिए खोल दिया गया है। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया और इंडिगो गुरुवार से नियमित फ्लाइट शुरू करेंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि एयर इंडिया और इंडिगो फंसे लोगों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेंगी। एयरलाइन को किराया ठीक रखने को कहा गया है। अब बात आता है कि भैया कर्फ्यू के बीच सेना का ये मार्च चल रहा है नेपाल में, और काठमांडू में ये पीएमओ के पास में, प्रधानमंत्री ऑफिस के पास में सेना तैनात है। अब सबसे पहला सा सवाल आता है कि आखिर सुशीला जी को ही क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया। तो मेरे भाई यह भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी सख्त है। निष्पक्ष और ईमानदार छवि बीएचयू में पढ़ी है ये। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की बेदाग और निष्पक्ष छवि की महिला है। 73 वर्षीय सुशीला निर्भीक दृष्टिकोण और सरल जीवन के लिए जानी जाती हैं। न्यायपालिका में पारदर्शिता, ईमानदारी, भ्रष्टाचार रोधी रुख की मिसाल मानी जाती हैं। 2023 में कहा था कि नेपाल में भ्रष्टाचार नदी की तरह बह रहा है। यह हर स्तर पर है और इसे रोकना जरूरी है। अब निष्पक्ष रहे जज। न्यायपालिका में सियासी हस्तक्षेप का उल्लेख कर रहा था कि जजों को निष्पक्ष रहना होता है ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। भ्रष्टों को छोड़ूंगी नहीं। भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई के दौरान कह चुकी हैं कि मैं भ्रष्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगी। न्यायपालिका को खतरा। एक इंटरव्यू में कहा, नेपाल की न्यायपालिका पर कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता को खतरा है। 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। पिता चाहते थे कि डॉक्टर बने। बीएचयू से स्नातकोत्तर किया है इन्होंने। अब किंग मेकर सेना बैक डोर से राजशाही को प्रमोट कर रही और इससे जेनजी नाराज है। नेपाल में सेना की एंट्री से परिदृश्य बदला हुआ है। सेना किंग मेकर की भूमिका में है। ये भी कयास है कि सेना बैकडोर से राजशाही को प्रमोट कर रही है। इससे जेनजी का एक वर्ग नाराज है। अंतरिम पीएम तय करने के लिए बुधवार को जेनजी की बैठक हुई। इसमें कुछ युवा बैठक छोड़ गए। आरोप था कि सेना ने दुर्गा प्रसैन और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी समूह से बात करने के लिए कहा। प्रसैन किंग के विश्वसनीय हैं। रवि किंग मेकर समर्थक नहीं है, लेकिन पाला बदल सकते हैं। जेनजी का मानना है कि यह कदम बलिदान और आंदोलन को खतरे में डाल देगा। मालूम हो, नेपाल की 30% आबादी जेनजी है। पूर्व पीएम ओली, पूर्व पीएम देउबा, विदेश मंत्री आरजू आदि को सीवावारी में फूल चौकी के आर्मी कैंप में रखा गया है। अब पूर्व पीएम खनाल की पत्नी जीवित है। पूर्व प्रधानमंत्री
झालनाथ खनाल की पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार जीवित है। पहले खबर थी कि उनकी मौत हो गई। देश में मृतक की संख्या 30 पहुंच गई। विरोध प्रदर्शनों में घायलों की संख्या 1033 हो गई। नेपाल के 6-7 कैबिनेट मंत्रियों, कई मेयर, सभासद और जनप्रतिनिधियों ने भारत में रिश्तेदार के घर शरण ली है। कई मंत्रियों, नेताओं के घरों पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। आंदोलनकारी इन्हें तलाश रहे हैं। अब नेपाल कैदियों के बिहार में घुसने की आशंका है और इसके लिए बॉर्डर को सील कर दिया गया है। नेपाल में अब सेना के नियंत्रण है। रक्सौल बीरगंज बॉर्डर पर सुबह 8 बजे से सील है। कोलकाता से रक्सौल पहुंचे काठमांडू के बाबूलाल साथियों के साथ एसएसबी चेक पोस्ट के पास बॉर्डर खुलने के इंतजार में है। इसी तरीके से अलग अलग जगहों के लोग फंसे हुए हैं। और उधर फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहां भी ब्लॉक एवरीथिंग से जाम है। फ्रांस में जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की नीतियों के खिलाफ 1 लाख लोगों ने रास्ते जाम किए। प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया था। इसके लिए ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया था। मतलब अगर देखा जाए ओवरऑल तो आजकल ऑनलाइन जो है जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो किसी सरकार को गिराने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे। अगर हम बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका में एक दो भाई जिसको आप टेलीग्राम के नाम से जानते हो बेसिकली, तो दो भाई रसिया के रहने वाले जिन्होंने टेलीग्राम बनाया, फिलहाल इसका ऑफिस यूएई में शिफ्ट हो गया है। तो इन दोनों का काफी भूमिका रहा है बेसिकली टेलीग्राम प्लेटफॉर्म का श्रीलंका का सरकार गिराने में। दूसरा बात आता है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का नाम बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के सरकार को गिराया और उस समय की अमेरिकन गवर्नमेंट जो बाइडेन जी का नाम इसमें जाता है और ये चीजें काफी दिनों से देखने को भी मिल रही थी। और तीसरा नेपाल। और सेम आंदोलन फ्रांस में, अगर हम यूरोप के फ्रांस की बात करें तो वहां भी चल रहा है। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया आजकल किसी देश के सरकार को गिराने का या कुछ भी एक अहम जो है मुद्दा को उठाने का काम कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा अगर लगा है तो लाइक कर दीजिए, साथ साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे कि हमारा रेगुलर वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।